आज मैं पहले स्टार्ट करने वाली हूँ आपका फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्मॉल वीडियो और फॉकलिफ्ट के टाइप्स। सिंपल एक फॉकलिफ्ट कितने टाइप की होती है वो देख लेंगे, है ना। देखो इट सिंपली इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, है ना, किस टाइप की वो फॉकलिफ्ट यूज कर रहे हैं, है ना, किस टाइप का प्रोडक्ट जो है उस वेयर हाउस में मैनेज होता है उस तरीके का। जैसे कि मान लो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पाइप्स की, जहाँ पे बड़ी बड़ी वेयर हाउस है, सॉरी, यहाँ पे बड़े बड़े वेयर पाइप्स होते हैं, तो उसमें साइड लोडेड फॉकलिफ्ट यूज होती है ना, क्योंकि वो साइड से कैसे मैन्यूवर करना है, राइट, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके की फॉकलिफ्ट दे आर गोइंग टू यूज। तो फर्स्ट एक स्मॉल एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे मैं एक फॉकलिफ्ट दिखाऊंगी आपको कितने तरीके की होती है, कुछ हमारे पीपीटी से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट हम बात करेंगे आज VMI के बारे में। अगेन ये भी एक राइट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टू लर्न। छोटा कंसेप्ट है, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। VMI इज वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर हाउसिंग की एक दो चीजें सिंपल बची हुई है वो देख लेंगे, और उसके बाद एज दिस मॉड्यूल इज एंडिंग एक छोटा सा आपका MCQ टेस्ट होगा इसी मॉड्यूल के ऊपर, है ना। एंड स्टिल इफ वी वर लेफ्ट विद द टाइम, स्टिल इसके बाद भी कुछ समय बचता है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू मॉड्यूल ऑफ योर्स, है ना। अच्छा एक और चीज कि अच्छा ठीक है, वो मैं इसके बाद जब टाइम आएगा आई विल डिस्कस इट, है ना। तो अभी जो है हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट मॉड्यूल जो पहले से ही बता देती हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो नेक्स्ट मॉड्यूल दैट आई विल स्टार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगेन आई वुड से इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। बहुत कुछ सीखोगे उसमें, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज देखोगे, है ना। माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल, है ना। अभी इसको देखो। Tutorials. Today we discuss about the various types of forklift used in various industries. Now let's start the video. Manual pallet trucks. A manual pallet truck is the simplest and cheapest type. It is composed of a steel machine with a hydraulic pump and is operated by pumping the handle up and down. The manual pallet truck is worked by the operator by positioning the two forks under the pallet to be moved, raising it off the floor through the jack. It is then steered with the handle to take the load to its desired destination. Power pallet trucks. An electric version of the popular pallet jack, also known as a pump truck. These machines help you maneuver pallets or other heavy goods quickly and easily within a warehouse and can lift up to 150 millimeters off the ground. Four-wheel counterbalance forklift. The most common forklift on the market. They are straightforward forklifts with dual forks in the front and used to lift heavy loads. All three fuel types being electric, diesel and LP gas come in the four-wheel option. Capacities vary from 1.5 to 25 tons pending on the fuel type with mass as high as 7 m. Three-wheel electric counterbalance. Exactly the same as four-wheel counterbalance forklifts, but the back wheels are closer together in the center of the frame for improved turning ability. Used primarily where space constraints are a factor, like the narrow aisle warehouses. है ना। तो देखो ये नैरो आइल वेयर हाउसेस में ये वाली फॉकलिफ्ट यूज होती है क्योंकि ये मैन्यूवर करती है, पूरा टर्न करती है, तो राइट उस हिसाब से ये डिजाइन है, ठीक है। तो देखो For 3.2 m, 3.5 m aisles. Reach trucks. Industrial reach forklift trucks are renowned. ये रीच ट्रक्स हैं जो ऊपर तक, है ना, टू सेंड द जो आपकी कंसाइनमेंट कार्गो या सामान बोल लो, प्रोडक्ट बोल लो, वेयर हाउस में उसको राइट हाइट तक पहुंचाने के लिए. For their extended lift height, making them ideal in any warehousing situation with high-rise storage pallet racking. Reach trucks built to lift loads up to heights of 13 m. These machines allow warehouses to use very high aisle setups and ultimately save space with narrow spacing between aisles. You can choose between a stand-on and sit-on reach truck. The reach truck capacities vary from 0.9 tons, 3.0 tons. Reach trucks can only be used indoors and must work on clean flat surfaces. Stackers.
Stackers are like power pallet trucks but with a mast allowing the ability to lift pallets to a maximum height of 5.4 m. They are also known for their ease of use. This product is great to use in small our warehouses. Order pickers. Order pickers are designed for hand picking rather than moving full pallets. They allow personnel to quickly and efficiently pick orders in a warehouse. The basic model will lift the platform to the second row of racking, 1-2 m. High-level order pickers can elevate the worker to a picking height of 11.5 m, allowing them to reach products stored in higher positions. Side loader forklift. A subtype. ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। साइड लोडर्स, जो भी ऐसे बड़े बड़े चीजें होती ना, पाइप्स या ये, इसमें साइड लोडर्स का यूज होता है, तो उसे भी देख लो एक बार अच्छे से। Of the warehouse forklift, side loaders are usually found in steel service centers and manufacturing facilities with heavy and bulky items. The operator stands in a sideways compartment and the side loader unloads objects on its side. Due to its sideways operation, side load forklifts can easily drive up alongside racks and load and unload without having to turn. This makes them suitable for navigating narrow aisles and handling long loads like timber and pipes. Articulated forklift. Articulated forklifts allow for very narrow aisles, 1.5-2 m wide. This is because they do not have to right angle stack as the mast can articulate into either side of the racking. Rough terrain. Rough terrain forklifts are built to operate in rough uneven conditions. मैनुअल पैलेट ट्रक्स। और आप लोग जो नए हो, अरुंधति एंड राहुल, ये सोचो, ये इसको पैलेट बोलते हैं। यहाँ पे जो ना बड़े बड़े बॉक्स, वेयर हाउस के बड़े बड़े सामान, हैवी सामान, वो यहाँ पे रखा जाता है। ये पैलेट्स, इनको पैलेट बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक। मैनुअल इसे इंसान चला रहा है। देखो ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना गियर, इसको ऊपर नीचे करके, है ना, ये चलाया जाता है। And cheapest type. It is composed of a steel machine with a hydraulic pump and is operated by pumping the handle up and down. ये The manual pallet truck is worked by the operator by positioning the two forks under the pallet to be moved, raising it off the floor. ये 2 फॉर्क है, इस पे पैलेट्स रखी जाती है, इस पे आगे सामान जो भी है इस पे होता है। ठीक है, Through the jack. It is then steered with the handle to take the load to its desired destination. Power pallet trucks. An electric version. ये पावर पैलेट ट्रक्स है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। ये बोलो वो इंसान खुद ऐसे चला रहा था, ये अभी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। ठीक है, Of the popular pallet jack, also known as a pump truck. These machines help you maneuver pallets or other heavy goods quickly and easily within a warehouse and can lift up to 150 millimeters off the ground. 4-wheel counterbalance forklift. ये काउंटर बैलेंस बहुत राइट कॉमनली यूज जाएगी, और इसके आगे जो बताई जाएगी। काउंटर बैलेंस इसलिए बोला कि राइट ये मैन्यूवर कर सकती है, घूम सकती है। अच्छा, एक ही जगह पे नहीं, ये घूम सकती है, पीछे की तरफ मुड़ना हो पीछे की तरफ मुड़ जाएगी, है ना। तो देखो, Most common forklift on the market. They are straightforward forklifts with dual forks in the front and used to lift heavy loads. All 3 fuel types being electric, diesel and LP gas come in the 4-wheel option. Capacities vary from 1.5 to 25 tons pending on the fuel type with mass as high as 7 m. तीनों उसमें चलती है, तीनों फ्यूल्स में यूज कर सकते हैं एज पर द फ्यूल कैपेसिटी। आपको पता है ऑब्वियसली पेट्रोलियम अगर होगी कोई प्रोडक्ट तो वो ज्यादा वेट ले सकता है एज कंपैरिजन टू गैस एंड ऑयल, है ना। तो वो तीनों वेरिएंट में अवेलेबल होती हैं मार्केट में, चाहे आप उसे गैस से चला रहे हो, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल से चला रहे हो। ठीक है, 3-wheel electric counterbalance. Exactly the same as 4-wheel counterbalance forklifts, but the back wheels are closer together in the center of the frame for improved. है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसके जो व्हील्स है ना, बैक व्हील्स इसके थोड़े क्लोजर है ना। पीछे वाले व्हील्स क्लोजर है ताकि मैन्यूवर करने में इजी हो, है ना। तो ये काउंटर बैलेंस ही है, लेकिन इसका दूसरा वेरिएंट है ना। अभी इसमें ये पीछे की वो बोल रहा है व्हील्स जो है वो थोड़ा क्लोजर है ताकि मैन्यूवर करने में, मैन्यूवर मतलब क्या, एक देखो यार ऐसा तो नहीं है सीधी सीधी, अगर मान लो यहाँ से मुझे पीछे की तरफ अब घूमना है
तो इतनी जगह है मेरे आइल में कि मेरी मशीनरी घूम जाए, तो ये जो काउंटर बैलेंस का नाम ही काउंटर बैलेंस इसलिए कि ये पूरा मैन्योवर कर सकती है, उसी जगह पे घूम जाएगी पूरा, है ना। उसी को इसको पलट के अगर पीछे की तरफ आना है तो वो वहीं पे घूम के पीछे मुड़ जाएगी, है ना। तो काउंटर बैलेंस इसीलिए बोला है उसे, ठीक है। The frame for improved turning ability. Used primarily where space constraints are a factor, like the है ना, जहाँ पे देखो उसने बोला ना, जहाँ आइल छोटे होते स्पेस की दिक्कत होती ना, वहाँ पे काउंटर बैलेंस की इजीली वहीं उसी जगह पे वो घूम जाएगा, ठीक है। narrow aisle warehouses. Ideal for 3.2M, 3.5M aisles. Reach trucks. Industrial reach forklift trucks are renowned for their extended lift height, making them ideal in any warehousing situation with high-rise storage pallet racking. Reach trucks built to lift loads up to heights of 13M. These machines allow warehouses to use very high aisle setups and ultimately save space with narrow spacing between aisles. You can choose between a stand-on and sit-on reach truck. The reach truck capacities vary from 0.9 tons, 3.0 tons. Reach trucks can only be used indoors and must work on clean flat surfaces. Stackers. Stackers are like power pallet trucks but with a mast allowing the ability to lift pallets to a maximum height of 5.4 m. They are also known for their ease of use. This है ना, तो ये हाइट पे जब सामान होता है ना, अब इतने सारे रैक हैं ऊपर ऊपर तक, है ना, तो उसके लिए product is great to use in small. Our warehouses. Order pickers. Order pickers are designed for hand picking rather than moving full pallets. They allow personnel to quickly and efficiently pick orders in a warehouse. The basic model will lift the platform to the second row of racking, 1-2M. High-level order pickers can elevate the worker to a picking height of 11.5 m, allowing them to reach products stored in higher positions. Side loader forklift. A subtype of the warehouse forklift, side loaders are usually found in steel service centers and manufacturing facilities with heavy and bulky items. The operator stands in a sideways compartment and the side loader unloads objects on its side. Due to its sideways operation, side load forklifts can easily drive up alongside racks and load and unload without having to turn. This makes them suitable for navigating narrow aisles and handling long loads like timber and pipes. है ना, टिम्बर और पाइप जो लंबे लंबे, उसके लिए साइड लोडर्स होते हैं, है ना, ठीक है। Articulated forklift. Articulated forklifts allow for very narrow aisles, 1.5-2 m wide. This is because they do not have to right angle stack as the mast can articulate into either side of the racking. Rough terrain. ये जो है आर्टिकुलेटेड, आपने देखा होगा इसका जो आगे ही से ये बहुत नैरो आइल के लिए, क्योंकि ये इसको मुड़ना नहीं पड़ेगा, ये सिंपल ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है ये इस वाले रैक पे भी जाएगा और उस वाले रैक पे भी जाएगा, तो इसको आर्टिकुलेटेड बोला। ये बहुत एडवांस टाइप का है ना। Rough terrain. रफ टेरेन तो पता है आपको, रफ टेरेन में यूज के लिए जहाँ पे रास्ते बहुत खराब होते हैं, है ना, कहीं माइल्स में यूज हो रहा है, कहीं माइंस में, सॉरी, जहाँ पे ना खुदाई वुदाई वाली हो रही है, तो रफ टेरेन है, वहाँ पे अगर कोई हैवी लोडिंग जैसा काम है तो वहाँ पे ये वाली रफ टेरेन वाली फॉकलिफ्ट यूज होती है। आगे अब समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ मैम। है ना, तो ये है आपकी सारी फॉकलिफ्ट। समझ में आए कितनी सारी तरीके की, ऑल दो स्टिल जैसे बोला कि है ना, सबसे सिंपल वाली हम सबसे मैनुअल वाली यूज करते हैं ज्यादातर इंडस्ट्री में, अभी भी बहुत हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना, बट वही है, अगेन एक कंपनी बड़ा कंपनी है तो ऑब्वियसली है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो हमारे देश में है ही, है ना। तो चलो इसी को बस पीपीटी से देख के फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ना। तो 2 मिनट दो मुझे पीपीटी पे आने दो, और मैं साथ साथ में आप लोगों का अटेंडेंस भी ले लेती हूँ। तो सबसे पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ। अरुंधति कहाँ है? तो देखो, वेयरहाउस फॉकलिफ्ट है ये, लोडिंग कैपेसिटी 1 to 5 टन, बेस्ट फॉर रेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग आइटम ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है।
इसके बाद साइड लोडर्स जो हमने अभी देखे थे, साइड लोडर्स हैवी लोड जो बड़े बड़े या पाइप्स और टिम्बर या इस तरीके की चीजों के लिए, तो ये साइड लोडर्स का काम होता है ना। साइड वे कंपार्टमेंट दैट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, तो ये साइड लोडर्स हुए। काउंटर बैलेंस है ना, जैसे मैंने बोला मैन्यूवर कर सकता है, पूरा काउंटर बैलेंस घूम जाएगा उसी जगह पे पीछे के लिए, है ना। बैक माउंटेड वेट दैट हेल्प्स टू बैलेंस द लोड, है ना। तो इसका ये जो पीछे वाला व्हील होता है थोड़ा क्लोजर होता है ताकि मैन्यूवर इजी हो जाए। इंडस्ट्रियल फॉकलिफ्ट इंडस्ट्रीज में काम आती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम आती है। हाइड्रोलिक लीवर्स कंबाइन अ बैलेंस ऑफ रीच एंड पावर, ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये स्पेशली ये इंडस्ट्रियल फॉकलिफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन होती है। सबसे सिंपल वाला हमारा मैनुअल वाला जो होता है ये पैलेट जैक होता है, ठीक है। मैन्यूवरिंग पैलेट्स इन अ टाइट स्पेस एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कॉम्पैक्ट साइज, पावर्ड मैनुअली और विद अ बैटरी, है ना। तो इसके दोनों फॉर्म में आता है, एक मैनुअल होता है जो सबसे बेसिक होता है ना, और एक इलेक्ट्रिक या बैटरी वाला भी इसमें आता है, ठीक है। इसको पैलेट जैक बोला जाता है, ठीक है, या है ना ऑल्सो नोन एज पंप ट्रक्स, है ना। वॉकी स्टॉकर्स, है ना। तो ये डिजाइन फॉर द ऑपरेटर टू वॉक बिहाइंड द ट्रक मैन्यूवरिंग पैलेट्स टू ग्रेटर हाइट देन ऑफर बाय द, है ना। बस इसमें सिंपल सा ये है, ये और ये में थोड़ा सा इतना फर्क है कि इसमें ये आपने देखा है आगे ये थोड़ा सामान ना हाइट तक पहुंचा सकता है ना। सो मैन्यूवरिंग पैलेट्स टू ग्रेटर हाइट देन ऑफर्ड बाय अ पैलेट जैक, है ना। और एक हाइट वाला अलग से आता है, उसका तो अलग ही हाइट होता है, वो बहुत हाइट तक पहुंचा सकता है ना, इससे ज्यादा होता है ना। ये रीच फॉक ट्रक जो हमने वहां पे भी देखा, है ना। तो स्टेबलाइजिंग लेग्स एंड फॉरवर्ड एक्सटेंडिंग फॉक, देखो इसमें ये जो आगे जो फॉक्स होते हैं ना, वो सामान को ऊपर तो पहुंचा ही सकते हैं लेकिन पीछे तक भी रख सकते हैं, एक्सटेंडिंग फॉक्स होता है। अब ये जो रैक्स है इसमें ऐसा भी तो है ना कि पीछे तक सामान अगर पहुंचाना हो तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं। क्विक एंड प्रिसाइज पैलेट पिकिंग इन इंडोर सिचुएशंस, तो ये हमारा रीच फॉक ट्रक हो गया, या इसको फॉकलिफ्ट बोल लो, रीच फॉकलिफ्ट। The reach forklift is in a warehouse truck, usually mainly for the indoor works. Its key ability is that it can extend its forks beyond the compartment and reach into warehouse racks in a way that standard forklift cannot. It also features an open compartment that allow the operator to have the greater visibility. है ना, ओपन कंपार्टमेंट है, इसको जो ऑपरेटर है ऑब्वियसली उसको भी तो देखना है कि मुझे सामान कहाँ रखना है ना। तो सिंपल यही बात बोली गई है। सो अंडरस्टूड टिल नाउ, ये फुलफिलमेंट सेंटर वाला हमने कल डिस्कस किया था, ये बचा हुआ था जो मैंने बोला था आज मैं आपको बताऊंगी। तो अभी समझ गए सब लोग, ऑल क्लियर? हाँ मैडम समझ रहा, है ना, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा वेयर हाउसिंग वाला मॉड्यूल कंप्लीट होता है। मुझे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बताना है मुझे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज रिलेटेड टू दी वैल्यू एडेड सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय दी वेयर हाउस, है ना। तो उसी का ये एक हिस्सा है, आप मान लो वेंडर मैनेजमेंट, ठीक है। पहले मैं बताऊं उसके बारे में, उससे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताओ कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज जो वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। हमने इस पे बात करी है ना, तो बताओ कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या क्या वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। Yes, Mitch. What are the value-added services that a warehouse provides? वेयर हाउस पे तो मैम पैकिंग वाला ही पता है। क्या? सॉरी, वापस से कैन यू प्लीज पार्डन बोलो। रैपिंग जो करता है ना, पैकिंग का जो रहता है वो हम स्पेशली उसको लिफ्ट टाइप का पिक कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन। हाँ जो कल, हाँ ठीक है। और भी मैंने बताया, और भी हमने पढ़े हैं, बताओ। अरे करनी तो ले रहे, हाँ करनी तो पढ़े, हाँ वेरी गुड। उसका इनवॉइस रेडी करना, ये सब करना, पैकिंग करना अच्छे से, कस्टमर तक उसको पहुंचाना, ये सारा वेंडर मैनेजमेंट आता है। एंड देन उसको मतलब कस्टमर को, जैसे आप बताए थे कि कोई सा अमेज़न या फ्लिपकार्ट में एक होता है गिफ्ट रैप वाला ऑप्शन, तो वो सारा वैल्यू एडेड। यस, वेरी गुड।
वेरी गुड। जिसको बोला पैकिंग, तो एक समझ लो पैकिंग बोल दिया उसको, ठीक है। अच्छा, असेंबली याद है? याद आया आप थोड़ा थोड़ा? असेंबली, किटिंग याद है? किट बनाना, शादी। अच्छा, आजकल देखा आपने ऐसे किट, थोड़ा आपको बेसिक लैंग्वेज में बताती डे टू डे। आजकल याद है घरों में शादियां होती है तो एक किट बनाया जाता है, उसमें लड्डू भी होंगे, थोड़े से पोर्शन में नमक तारे होंगे, थोड़े शक्कर तारे होंगे, किट बना के दी जाती है कि नहीं? हाँ। है ना? या होटल जाते हो, होटलों में भी तो किट होती है ना। एक किट होती है जिसमें साबुन भी है, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, मॉइस्चराइजर भी है। किट है कि नहीं वो एक? इसी को तो किटिंग बोला, किसी भी चीज का किट। अच्छा, वो किट किसने बनाया? वेयर हाउस में बने। मान लो ये जो एक होटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक होटल है, 5 स्टार होटल है, उसका टाई अप है आईटीसी के साथ। तो आईटीसी क्या कर रही है? आईटीसी की वेयर हाउस में किट बन रही है उस होटल के लिए। तो आईटीसी के जो भी क्रीम, मॉइस्चराइजर, जो भी कंपनी ने अप्रूव किया, जो भी उनकी डील हुई है, वो एक किट में उस होटल को उसको देना है ना? तो यही तो हुआ किटिंग। तो किट कहाँ बन रही है? वेयर हाउस को गिफ्ट हैम्पर भी बोल सकते हैं मैम, वो हैम्पर के जैसे हैम्पर के जैसे प्रोवाइड हो रहा है, गिफ्ट हैम्पर। बस किटिंग में ये है कि वो किट मल्टीपल में अपने मल्टीपल कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है। जैसे मुकेश ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने शादी का कि मेरे लिए एक किट बनाओ जिसमें 4 लड्डू होंगे, 4 ये होंगे, 4 होंगे, तो उसके सारे लोगों को वही जाना है ना? तो यही हुआ किटिंग, किट्स तैयार करना, है ना? असेंबली देखी थी हमने, असेंबल करना प्रोडक्ट का। कोई स्पेस चाहिए ना जहाँ पे किटिंग हो रही हो, जहाँ असेंबली हो रही हो, है ना? तो वो सारा कहाँ हो रहा है? वेयर हाउस में हो रहा है ना? तो कभी भी कोई वेयर हाउस में, अच्छा सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि कभी कोई पूछ रहा है कि वेयर हाउस क्या है, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, तो अभी आप सब क्लियरली बता सकते हो ना, है ना? एक्टिविटीज कौन सी मेन मेजर कौन सी एक्टिविटीज हो रही है मुझे बताओ। वेयर हाउस में व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड इन द वेयर हाउस? बोलो मुकेश। मैम वेयर हाउस में तो सबसे पहले रिसीविंग का काम होगा, इन्वेंट्री का काम होगा, स्टोरेज का काम होगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का काम होगा, और सेम थिंग में जैसे मैन्युफैक्चरर वाला अगर स्टोरेज करना रहता है मशीनरी का, कार्ड्स का, तो स्टोरेज इसमें होता है। जो मटेरियल्स हमें ऑल ओवर टाइम नहीं मिलता है, 10 से 20 वक्त जो होता है उसको हम स्टोर कर रखा है ताकि स्टॉक हो जाए, उसको हम सभी सीजन में प्रोवाइड करा सकें। और मेजर कुछ मटेरियल्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के समय में उसके बिना प्रोडक्शन शुरू हो ही नहीं सकता, सारे प्रोडक्ट हम उसको स्टोरेज करते हैं। वेरी गुड, और QCP का भी काम होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं अब आप डिस्कस करें। आई होप वेयर हाउसिंग सबको क्लियर है। हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, वेयर हाउस क्या होते हैं, वेयर हाउस में क्या क्या एक्टिविटीज, अच्छा रोल क्या है वो भी देखा, मेजर रोल में देखा, क्रॉस डॉकिंग क्या होती है ना? क्रॉस डॉकिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पता होना चाहिए क्रॉस डॉकिंग के बारे में आप लोगों को, है ना? क्रॉस डॉकिंग क्या होती है ये देख लिया, है ना? ऑर्डर क्या होता है, ब्रेक बल्क क्या होता है, ऑर्डर कंसोलिडेशन क्या होता है वो देख लिया, है ना? अब उसके बाद वेयर हाउस का लोकेशन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी अ गुड और राइट लोकेशन फॉर या एक वेयर हाउस लेते समय क्या लोकेशन हम देखते हैं, एक अच्छे वेयर हाउस की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या फीचर्स होने चाहिए वो देख लिया, फुलफिलमेंट सेंटर और एक वेयर हाउस में क्या फर्क है वो देख लिया, है ना? ये सारा चीज हमने ये मॉड्यूल में जो है अब आपको मुझे लगता है आ गया है। फॉकलिफ्ट्स देख ली काम करती है। अच्छा एक लेआउट कैसा होता है एक वेयर हाउस का, कौन से डॉक्स होते हैं, फिर उसके बाद आइल क्या होते हैं, आइल किस हिसाब से रखे जाते हैं, क्या सोच के रखे जाते हैं वो पता चल गया। तो बहुत कुछ सीखा हमने इस मॉड्यूल में। यस, तो अब बात कर रहे हैं जो मेरा
मुझे आपको एक टॉपिक बताना है यहाँ पे वेंडर मैनेज इन्वेंट्री पे, है ना। तो 2 मिनट रुको, मुझे व्हाइट बोर्ड ओपन करने तो उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। तो हम एक नॉर्मल जब सप्लाई चेन की बात करते हैं, है ना, तो एक सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम दी सप्लायर, है ना। सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें सप्लाईज देते हैं, है ना। सप्लाई किस किस चीज की सप्लाई दे सकते हैं? हमारे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, सब कंपोनेंट, है ना, कुछ और सप्लाई, है ना। तो सप्लायर आर द वन हु सप्लाईज रॉ मटेरियल टू अस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन में जो काम आता है। अच्छा, सप्लायर को ही बोला जाता है, हमें समझ आता है, वेंडर, है ना। सप्लायर को ही बोला जाता है वेंडर। ठीक है, इतना समझ आ गया। मुकेश, सप्लायर के बाद क्या होता है नेक्स्ट? सप्लाई चेन में कौन पार्टिसिपेंट है? अगला पार्टिसिपेंट कौन है? यस मुकेश, अगला कौन है? मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल कहाँ आता है? सॉरी, सप्लायर से रॉ मटेरियल कहाँ आता है? वेयर हाउस में आता है या फिर नहीं, वेयर हाउस, हाँ हाँ, मतलब कि मैन्युफैक्चरर के पास आता है ना। मैन्युफैक्चरर आर द वन हु मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड गुड। जो ये रॉ मटेरियल, कच्चे माल, द मैन्युफैक्चरर्स आर द वन हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर कंज्यूम कर सकते हैं। तो सप्लायर देता है अपनी सप्लाईज मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर के पास फैक्ट्री है, वो कन्वर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। अब मैन्युफैक्चरर ने बना दिया प्रोडक्ट, अब वो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे? उसको, उनका काम है आगे की सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूट करना। यस, किसी ने रेस किया हैंड, यू कैन। यस मैम, सेमी जब प्रोडक्ट भी रहता है ना वेयर हाउस में बीच में। यस यस, नहीं, तो हाँ, सेमी फिनिश प्रोडक्ट सप्लायर सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर को। तो देखो मुकेश, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को जो भी सब, चाहे सेमी फिनिश्ड है, चाहे रॉ मटेरियल है, कुछ भी प्रोडक्ट हो, ऑब्वियसली वो जब अपने पास लाएगा तो कहीं तो स्टोर करेगा ना, तो वेयर हाउस तो है ही, है ना, ऑब्वियसली। अब मैन्युफैक्चरर भी जो भी बनाएगा वो भी फिनिश गुड भी तो रखेगा ना, फिर वो वेयर हाउस में रखेगा। आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर वेयर हाउस में रखेगा, है ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी तो बल्क में खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो बल्क में खरीदते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। देखो, वेयर हाउस तो सब एट एवरी पॉइंट, हर जगह पे वेयर हाउस लग रही है। ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस सिर्फ इसके पास है या इसके पास है या इसके पास है, सबके पास, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर से आगे होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से फाइनली कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है ना। तो इतना, ये तो हमें क्लियर है। राहुल और अरुंधति, हम तो ये पढ़ते हुए हैं। मुकेश, आपको क्लियर है? ये एक नॉर्मल सप्लाई चेन है ना। दिस इज हाउ अ प्रोडक्ट फ्लोज, है ना। सप्लायर से चालू होती है और कस्टमर पे खत्म होती है। सप्लायर है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, होलसेलर जो B2B में डील करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, राइट, दे बल्क में बाय सेल करते हैं। रिटेलर्स आर द वन हु डील विद डायरेक्टली विद द कस्टमर, है ना, जो B2C में डील करते हैं, सिंपल, है ना। अब बात करी हमने वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री की, है ना, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। अच्छा, बेसिकली अगर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अपनी ध्यान दो, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर को कोई प्रोडक्ट जब, अच्छा, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर है, आप लोग अपने खुद को मैन्युफैक्चरर समझो, कार बना रहे हो, फिर से आपको रॉ मटेरियल कुछ भी समझ लो, ये टायर चाहिए आपको, आपके वेंडर से, सप्लायर से, है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप लोग क्या करते हो? अगर आपको कोई इन्वेंट्री, आपकी जो रॉ मटेरियल जो भी है आपकी इन्वेंट्री है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? आप कैसे बुलवाते हो सामान, रॉ मटेरियल कैसे बुलवाते हो, क्या करते होंगे?
जितना क्वांटिटी में चाहिए, मतलब जो हम लोग उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम लोग उनको बताना है कि हमको इतना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए। तो देखो राहुल के हिसाब से उसने राहुल ने बोला कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ ना, रिक्वायरमेंट हाँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर, है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, प्लेस कर दिया उसको ऑर्डर, सप्लायर को दे दिया कि भाई हमें 100 टायर चाहिए इस महीने, मान लो 100 व्हील्स चाहिए। अब क्या होगा, दोनों के बीच का पूरा बताना है। अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, बताओ अभी क्या होगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया, अब क्या हुआ, देन वो ऑर्डर फिर जाके शिफ्ट होगा हमारे पास, मतलब हमारे पास आ गया सामान, है ना। जो इन्वेंट्री है हमारी, या जो सामान है, जो रॉ मटेरियल है, वो आ गया, है ना। हमारे जो भी हमारे वेयर हाउस है वहां पे आ गया। तो वी हैव रिसीव्ड द इन्वेंट्री, है ना, रिसीव्ड द इन्वेंट्री। अब बोलो, अब क्या हुआ, अभी वेरीफाई करेंगे और रिसीव कर लेंगे। सारी इन्वेंट्री सही है, मान लो 100 के 100 जो आपने मंगाए थे भी सब सही है। अब क्या होगा, देन वो स्टोर होगा, स्टोर हाउस में, हमारे वेयर हाउस में रख दिया हमने। अब बोलो, अब ठीक है, वेरी गुड, अभी तक सही चल रहा है सब लोगों का। आप थोड़ा समझो यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ ध्यान दो, मैन्युफैक्चरर, इसमें प्रोसेस ध्यान दो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले ऑर्डर प्लेस कर रहा है, परचेज ऑर्डर दे रहा है उसको, परचेज ऑर्डर भेज दिया कि मुझे इतना इन्वेंट्री चाहिए, है ना, अपना ऑर्डर प्लेस किया। सेकंड, जैसे ही सप्लायर के पास ऑर्डर गया, उसने क्या करे, आपकी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश कर दिया। रिप्लेनिश कर दिया मतलब आपकी इन्वेंट्री आपको पहुंचा दी। परचेज ऑर्डर में जो भी क्वांटिटी लिखी है, 100 लिखी हुई है, अभी 100 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसने आपको भेज दी इन्वेंट्री। आपने चेक किया, सब सही है, आपने स्टोर में कर लिया। अब तीसरी बार में आपका जो मैन्युफैक्चरर है, अब उसको क्या करेगा, अपना इनवॉइस भेज देगा, सेंड इनवॉइस, ये होता है उसके बाद फॉर पेमेंट, है ना। पेमेंट के लिए इनवॉइस भेज देगा कि भाई, है ना, ये इनवॉइस है, ठीक है, सप्लायर भेज रहा है। हाँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। हाँ, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर तो खरीद रहा है, तो सप्लायर ने क्या भेज दिया, इनवॉइस भेज दी है। एंड लास्ट में मैन्युफैक्चरर जो है मेक पेमेंट, उसने पेमेंट कर दी, है ना। तो यही हो रहा है नॉर्मली, हमने यही सुना है अभी तक, हमने यही देखा है अभी तक कि ऐसा होता है। मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए, उसने परचेज ऑर्डर भेजा, सप्लायर ने सामान भेजा, इसने चेक किया, रखा, है ना। अब सप्लायर ने इसको बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दिया, अब इसने इसको पेमेंट कर दी। सिंपल ऐसा ही होता है, यही हमने अभी तक सीखा हुआ है ना, यही हमने देखा हुआ है। लेकिन दिस इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई है अब, नाउ आर डेज, क्योंकि अभी नया कंसेप्ट आया है एक, उसको बोला वेंडर, मतलब सप्लायर मैनेज्ड इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है, सप्लायर इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, किसकी, मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री भी सप्लायर मैनेज कर रहा है, पर कैसे, अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ, ये है हमारा सप्लायर जो हमको सप्लाई देता है, ये है हम मैन्युफैक्चरर। अभी तक क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरर बोल रहा था हमें 100 व्हील्स चाहिए, भेज दो। नहीं, यहाँ पे उल्टा है, ये सप्लायर जो है या वेंडर जो है वो मैनेज कर रहा है आपकी इन्वेंट्री। कैसे, कोई आइडिया,
कैसे ये कैसे मैनेज कर रहा है इसकी इन्वेंट्री? कंजप्शन को ओके, कंजम्पशन के हिसाब से। वेरी गुड। हाँ, और क्या हो सकता है? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है नाउअडेज, है ना। सॉफ्टवेयर के यूज से जो वो बिल्कुल सही बताया, डिपेंडिंग अपॉन द कंजप्शन पैटर्न एंड ऑल, है ना। विजिबिलिटी, एक तो चीज मुझे विजिबिलिटी है, अभी VZBILIT विजिबिलिटी हो गई है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से मुझे विजिबिलिटी बढ़ गई है ना। SRM सॉफ्टवेयर पता है ना, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, SRM, या वो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज करती हैं, उससे विजिबिलिटी बढ़ गई है। विजिबिलिटी बढ़ गई मतलब मुझे सप्लायर को ये मालूम है कि इसके यहाँ अभी जो मेरी इन्वेंट्री होती है 100 टायर्स, वो इसके पास कितनी बची हुई है? 10 ही बचा हुआ है इसके पास, रखा हुआ 20 है कि 30 है। देखो विजिबिलिटी बड़ी है दोनों के, अच्छा दोनों ने राजी हुआ इसीलिए विजिबिलिटी बढ़ी है ना। सप्लायर को अभी मालूम है इसको सीएट टायर, इसको सीएट टायर का एग्जांपल लेते हैं, सीएट टायर और ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग, टाटा सीएट से टायर लेती है वो, ठीक है। अभी सीएट को पता है कि टाटा के पास जो मेरी इन्वेंट्री जो वो यूज करता है, जो मेरे व्हील्स को यूज कर रहा है, वो उसके पास कितने रखे हुए हैं, है ना। उसके बेस्ड अपॉन देयर कंजप्शन पैटर्न, अवेलेबल इन्वेंट्री, सबसे पहले तो सप्लायर ये देखेगा कि उसको इन्वेंट्री की जरूरत है क्या, है ना। तो पहला है विजिबिलिटी से चेक करना, है ना, अवेलेबल कितना है सामने वाले के पास, मैन्युफैक्चरर के पास कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी चेक कर लेना, है ना। सेकंड देखो, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री में ना इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, देयर इज अ एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट साइन होता है। क्या एग्रीमेंट साइन हो रहा है? देखो, इसने कार मैन्युफैक्चर टाटा वाले ने बोला है कि मुझे 1 महीने में ना आपके 100 टायर लगते हैं, 1 महीने में मुझे 100 व्हील्स लगते हैं। जब भी आप देखो ना कि मेरी इन्वेंट्री में 10, क्योंकि 10 मेरा सेफ्टी स्टॉक है, मान लो एग्जाम्पल सब ले लो, इसने बोला टाटा ने कि ये जो 10 यूनिट है ना, ये मेरा सेफ्टी स्टॉक है, मैंने सेफ्टी के तौर पे इसे रखा हुआ है। जैसे ही आप देखो कि मेरी इन्वेंट्री 10 पे टच हो गई है, आपको मेरी इन्वेंट्री रिप्लेनिश करनी है ना, और मुझे वापस से 90 टायर भेज देने हैं, ताकि वो 100 मेंटेन करके चल रहा है, मान लो 100 हमेशा मेंटेन करके चलता है अपने पास में, अभी है उसके पास 100। एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट, इन दोनों कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। टाटा ने बोला जैसे ही आप देखोगे कि मेरी टायर की इन्वेंट्री 10 टच करी है ना, आपको मुझे इतनी इन्वेंट्री रिप्लेनिश करनी है, इस टाइम पे करनी है, इस चार्जेस पे करनी है, एवरीथिंग will happen as per the agreement। तो देखो, ये सीएट टायर वाला सप्लायर मन से इन्वेंट्री नहीं भेज रहा सामने वाले क्या, जब एज पर द एग्रीमेंट उसे पता चला कि मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से 10, तो सामने वाले की मुझे इन्वेंट्री विजिबिलिटी है ना, दिख रहा है कि सामने वाले की इन्वेंट्री 10 टच कर गई है, उसके पास 10 ही टायर बचे हैं, भेजो आज सामान, भेजो सप्लाईज भेज दो। तो एज पर द एग्रीमेंट वो क्या करेगा, सप्लाईज देगा, या तीसरा एज पर द अब रिप्लेनिश करेगा सामने वाले की इन्वेंट्री, रिप्लेनिश एज पर एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट में लिखा होगा कितनी इन्वेंट्री रिप्लेनिश होगी, कौन से लेवल पे पहुंचने पे हो जाएगी, कितने बजे सामान आ जाएगा, फ्रेट चार्जेस क्या होंगे, क्या जो है कुछ चार्जेस लग रहे हैं तो किस तरीके के चार्जेस लगेंगे, क्या जीएसटी है, क्या है, एवरीथिंग वुड बी रिटन ऑन दिस एग्रीमेंट। और एज पर द एग्रीमेंट, अच्छा कितना बड़ा ट्रक आएगा, कौन सा ट्रक आएगा, कितने बजे आएगा, कौन से वेयर हाउस पे वो अपनी इन्वेंट्री ड्रॉप करेगा, सब चीज लिखी होगी, और एज पर दिस ऑर्डर इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो जाएगी। अच्छा, अब वही है, इन्वेंट्री रिप्लेनिश हो गई, सिंपल। सप्लायर ने चौथा अपना इनवॉइस भेज दिया, बिल भेज दिया कि भाई हमने आपकी इन्वेंट्री दे दी है, 5वें पे
पेमेंट हो जाएगी, है ना? ठीक है,